नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में बात करेंगे इकोनॉमिक्स की यूनिट नंबर 4 के बारे में, जो थर्ड सेमेस्टर का एक पार्ट है। तो यूनिट नंबर 4 का अगर आप सिलेबस देखते हो तो इसमें अगर हेडिंग देखें तो पॉवर्टी, बिजनेस साइकिल एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इसकी मेन जो सिनेरियो है, जो मेन एस्पेक्ट है, जो मेन गोल है वो ये है। उसके बाद में 3 टॉपिक्स आते हैं, ए, बी एंड सी। ए टॉपिक जो है वो बात करता है कंसेप्ट, कॉजेज, पॉलिसी मेजर्स ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल्स, एंड देन थर्ड एंड लास्ट टॉपिक आपको आता है इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे टॉपिक्स रहने वाले हैं। इसमें अगर बाइफिकेशन और मार्क्स की मैं बात करता हूं तो जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऑब्वियसली ए है, बिकॉज ये 12.5 में आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इसमें 3 चीजें आती हैं जो आजकल बहुत कॉमन है। जैसे आजकल का जो करंट सिनेरियो है वो भी अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत ज्यादा है, जिसमें पॉवर्टी और उसके क्या पॉलिसी मेजर्स हो सकते हैं, किस तरीके से पॉवर्टी को हटाया जा सकता है, ये पूछा जा सकता है। एंड देन फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल जो है वो आपका 5 मार्कर में इंपॉर्टेंट है, और अगर इलेबोरेटेड फॉर्म में पूछ लिया या फिर इसको पॉवर्टी से क्लब करके पूछा या अनएम्प्लॉयमेंट से क्लब करके तो 12.5 में हो जाता है, ठीक है। एंड लास्ट टॉपिक आपका ऑब्वियसली बिकॉज इट रिलेट्स टू अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज अ करंट एंड लेटेस्ट टॉपिक, तो इसलिए ये 12.5 में इंपॉर्टेंट आपका होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज कंसेप्ट, कॉजेज एंड पॉलिसी मेजर्स ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला पार्ट आता है हमारा इंट्रोडक्शन का। तो ऑब्वियसली पॉवर्टी क्या है, वन ऑफ द मोस्ट परसिस्टेंट प्रॉब्लम अक्रॉस द ग्लोब है, ठीक है। तो अगर जगह जगह से डिफरेंट डिफरेंट देशों से डिफरेंट डिफरेंट जो कंट्रीज हैं, जो स्टेट्स हैं, उसमें से अगर पॉवर्टी हट जाए, गरीबी हट जाए, तो सारे देश क्या होंगे, डेवलप्ड कंट्रीज की तरह काउंट होंगे और सबका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बेटर हो जाएगा, ठीक है। देन अफेक्टिंग नॉट ओनली इकोनॉमिक वेलबींग बट ऑल्सो सोशल एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ठीक है। तो अगर पॉवर्टी नहीं होगी तो लोग क्या होंगे, सोशली एंड पॉलिटिकली स्टेबल होंगे, ठीक है। देन उसके बाद आ जाएगा तो क्या है, इट इज नॉट मेरली अ लैक ऑफ इनकम, रेदर इट रिफ्लेक्ट्स अ सिचुएशन वेयर इंडिविजुअल और ग्रुप्स आर डिप्राइव्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी, बेसिक नीड्स एंड डिग्निटी, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, जो पॉवर्टी टर्म है वो सिर्फ ये नहीं दिखाती कि जो पर्सन है उसके पास लैक ऑफ इनकम है, बल्कि क्या दिखाती है, वो एक स्टेटस है जिसमें वो दिखाती है कि वो जो इंडिविजुअल है, जिसको हम जो गरीब है, जो पुअर पर्सन है, उसके पास अपॉर्चुनिटी की कमी है, बेसिक नीड्स की कमी है और डिग्निटी की कमी है, ठीक है। देन उसके बाद जो है, जो पॉवर्टी का मेन इंपैक्ट है वो किस पे है, एक्सेस टू फूड, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड एम्प्लॉयमेंट, एंड देयर बाय इन्फ्लुएंसेस ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं, जो पॉवर्टी का इंपैक्ट है वो फूड शेल्टर पे है, जो हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट है, रोटी कपड़ा और मकान, तो उस पे एक असर है पॉवर्टी का, गरीबी का, जिसकी वजह से क्या है, ओवरऑल क्वालिटी जो लाइफ की है वो डिस्टर्ब हो रही है, वो अच्छी नहीं हो रही है, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो आता है कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। तो क्या है कंसेप्ट, तो सबसे पहले इसमें हमें समझना पड़ेगा कि जो मल्टी डायमेंशनल अंडरस्टैंडिंग है ऑफ पॉवर्टी, उसको समझते हैं कि किस किस डायमेंशन में पॉवर्टी जो है डिवाइडेड है, ठीक है। तो सबसे पहले आती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, जो कि क्या है, डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अ फिक्स्ड मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। तो जब फिक्स्ड स्टैंडर्ड हो, जो फ्लक्चुएटिंग ना हो, फिक्स्ड हो और मिनिमम हो, उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट पॉवर्टी। इफ अ पर्सन कैन नॉट मीट बेसिक नीड्स सच एज एडिक्वेट फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, ठीक है। तो जो रोटी कपड़ा और मकान, जो 3 चीजें हैं, अगर वो फुलफिल नहीं हो पा रही हैं और बेसिक नीड फुलफिल नहीं हो पा रही हैं, तो उसकी में क्या आएगा, वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी का एक पार्ट हो जाएगा, ठीक है। देन ये आपका एग्जांपल हो गया ऑफ द एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एंड देन आपका आता है रिलेटिव पॉवर्टी, दैट इज दिस कंपेयर्स इंडिविजुअल और हाउस होल्ड इनकम विद एवरेज इनकम इन सोसाइटी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो एक पर्सन की, जिसको हम कंपेयर करना चाह रहे हैं कि वो पॉवर्टी में है या फिर नहीं है, तो उसमें क्या है, उसकी हम इंडिविजुअल और हाउस होल्ड इनकम को कंपेयर करेंगे किससे, एवरेज इनकम इन द सोसाइटी, की उसके एरिया में, जो उसकी सोसाइटी में जो एवरेज इनकम है वो कितनी है और उसकी इनकम कितनी है। अगर वो कम होगी देन ही कम्स अंडर रिलेटिव पॉवर्टी, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं। देन आता है आपका सब्जेक्टिव पॉवर्टी, बेस्ड ऑन हाउ इंडिविजुअल्स परसीव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंपेयर टू अदर्स, ठीक है। तो किस तरीके से किसी इंडिविजुअल को उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल रहा है एज कंपेयर टू अदर्स, कितना उसको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है, कितनी उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है एज कंपेयर टू अदर्स, वो चीज आती है सब्जेक्टिव पॉवर्टी पे। एंड देन आपका आता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, गोज बियॉन्ड इनकम टू इंक्लूड एजुकेशन, हेल्थ, क्लीन वाटर, सैनिटेशन, हाउसिंग एंड सोशल पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो बेसिकली कहना क्या चाहते हैं कि जब सारे लेवल खत्म हो जाते हैं तब थोड़ा सा हम बेटर डिग्निफाइड लाइफ की तरफ आते हैं, और जब डिग्निफाइड लाइफ की तरफ हम आते हैं तब जो पॉवर्टी की डेफिनेशन है वो सिर्फ मनी तक लिमिटेड नहीं रहती, बल्कि एजुकेशन, हेल्थ, क्लीन वाटर, सैनिटेशन, हाउसिंग एंड सोशल पार्टिसिपेशन, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड हो जाती हैं, ठीक है। तो नीति आयोग जो इंडिया का है, जो बात करता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की, जिसमें पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ हेल्थ,
एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से डिसाइड होती है। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं तो आता है कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। तो क्या है कॉजेज, वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है इकोनॉमिक कॉज। ठीक है, तो इकोनॉमिक कॉज का मतलब क्या है, फर्स्ट लो इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जब इकोनॉमिक ग्रोथ धीमी होगी, कम होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और जिसकी वजह से पॉवर्टी बढ़ेगी। डेवलपिंग इकोनॉमिक्स ऑफन ग्रो एट स्लोअर पेस। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो डेवलप नहीं हुई हैं, जो डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रही हैं, वो स्लोअर पेस पे बढ़ती हैं, जिसकी वजह से क्या है, जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा तेज बढ़ती है, लीडिंग टू इनएडिक्वेट पर कैपिटा इनकम। और जब इनएडिक्वेट पर कैपिटा इनकम होगी तो इकोनॉमिक कॉज की वजह से पॉवर्टी आएगी। ठीक है, देन उसके बाद चलते हैं तो आता है क्या, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो जब अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन हो, जब ज्यादातर जनता क्या हो, अनएम्प्लॉयड हो, या फिर जो एम्प्लॉयमेंट लेवल होना चाहिए उससे कम है, जिसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, लैक ऑफ प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फोर्सेस पीपल इनटू इनफॉर्मल एंड लो पेइंग जॉब्स। ठीक है, जिसको हम अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बोलते हैं, जहां पर एक पर्सन बहुत ज्यादा क्वालिफाइड है बट फिर भी उसको जॉब कैसी करनी पड़ रही है, उसकी क्वालिफिकेशन से कम स्टैंडर्ड वाली। ठीक है, देन उसके बाद आ जाता है एग्रीकल्चर डिपेंडेंस, दैट इज हेवी रिलायंस ऑन एग्रीकल्चर विद लो प्रोडक्टिविटी, लैक ऑफ इरिगेशन एंड डिपेंडेंस ऑन मॉनसून्स कंट्रीब्यूट टू रूरल पॉवर्टी। ठीक है, तो जो है क्या बोलते हैं, हमारा एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है वो चीज किस पे डिपेंडेंट है, ज्यादातर बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट इक्विपमेंट्स, मॉनसून पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, एंड लैक ऑफ इरिगेशन और प्रोडक्टिविटी कम होने के कारण वो क्या है, वो पॉवर्टी की कैटेगरी में आता है। इट इज द कॉज ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब आता है इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ठीक है, तो जो इनकम है, स्मॉल सेक्शन कंट्रोल्स मेजॉरिटी ऑफ वेल्थ। ठीक है, तो जो इनकम है वो सेंट्रलाइज है टू सम पीपल, जिसमें बोला जाता है ना कि जो अच्छी इनकम कर रहे हैं वो कंट्रोल करते हैं बाकी लोगों को, बिकॉज दे प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, दे जनरेट एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, देन उसके बाद आता है सोशल कॉज। अगर सोशल कॉज को देखें तो क्या है, इलिटरेसी एंड लैक ऑफ स्किल्स। ऑब्वियसली इट इज अ बिग एंड मेजर कॉज, जिसकी वजह से लोग डेवलप नहीं हो पा रहे हैं और जिसकी वजह से लोग जॉब को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, सस्टेन नहीं कर पा रहे। ठीक है, देन उसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ, जिसमें अगर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी तो ऑब्वियसली इतनी जॉब्स क्रिएट कर पाना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है, जिसकी वजह से पॉवर्टी जो है बढ़ती है। ठीक है, देन कास्ट, क्लास एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जिसकी वजह से क्या है, सोशल एक्सक्लूजन प्रिवेंट्स वीकर सेक्शन फ्रॉम एक्सेसिंग रिसोर्सेज, एजुकेशन एंड जॉब्स। ठीक है, तो जब हमारा डिवीजन सिस्टम है, जो हमारा मानसिक, एक तरीके से बोलूं तो एक मानसिक रोग है, जिसकी वजह से हम इन्वॉल्व नहीं हो पाते एक दूसरे के साथ, कास्ट, क्लास वगैरह की वजह से, जेंडर की वजह से, जहां पर डिस्क्रिमिनेशन की एक भावना है, उसकी वजह से क्या होता है, वो लोग सफर करते हैं, जिनको डिप्राइव किया जाता है उनकी राइट से। ठीक है, देन आगे चलते हैं। फिर आता है आपका हेल्थ इश्यूज। तो हेल्थ इश्यूज क्या है, माल न्यूट्रिशन एंड लैक ऑफ हेल्थ केयर रिड्यूस प्रोडक्टिविटी रीइंफोर्सिंग पॉवर्टी। ठीक है, तो जो माल न्यूट्रिशन है, मतलब प्रॉपर नरिशमेंट बच्चे को ना मिलना, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ जो है वो अच्छे से नहीं हो पाती, जिसकी वजह से क्या है, वो काम एफिशिएंटली नहीं कर पाता और जिसकी वजह से पॉवर्टी जो है वो बढ़ रही है, बिकॉज ही इज सफरिंग फ्रॉम डिजीजेस। ठीक है, देन उसके बाद पॉलिटिकल एंड इंस्टीट्यूशनल कॉज को अगर देखें तो क्या है, सबसे पहले करप्शन एंड पुअर गवर्नेंस। ठीक है, तो इसके बारे में तो बात करने की ज्यादा फायदा नहीं है, बिकॉज इट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। ठीक है, तो करप्शन और पुअर गवर्नेंस की वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से पॉवर्टी बढ़ रही है, बिकॉज जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। ठीक है, देन उसके बाद पॉलिसी फेलियर्स, जो पॉलिसी बनाई जा रही है उसमें एम्प्लॉयज क्या है, करप्ट है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से वो पॉलिसीज जो है, वो सब्सिडीज जो है, वो सही लोगों तक पहुंच नहीं पा रही जो इनके लिए बनाई जा रही है। ठीक है, देन उसके बाद ग्लोबल फैक्टर्स अगर देखे जाए तो इकोनॉमिक क्राइसिस, क्लाइमेट चेंज, पैंडेमिक्स, ये कोविड-19 वगैरह, ये क्या है, ये ग्लोबल ट्रेड इनइक्वालिटीज जो है वो क्या करती हैं, वो गरीबी को और ज्यादा बढ़ा देती हैं और ज्यादा उस सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट कर देती है। ठीक है, देन उसके बाद कल्चरल एंड बिहेवियर कॉजेस को देखें तो क्या है, some economists argue that poverty persists due to attitudes such as fatalism, lack of work ethic और resistance to change। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, जॉब मिल जाती है, पर उनके अंदर इतना एटीट्यूड होता है, तो वो क्या करते हैं, वो उस एम्प्लॉयमेंट में एडजस्ट नहीं कर पाते, और उनके पास वर्क एथिक की भी कमी हो सकती है, कभी कभार अनस्किल्ड लेबर के पास, एज वेल एज जो चेंजेस हो रहे हैं विद टाइम उस पे वो रेजिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पॉवर्टी की एक सिचुएशन आके सामने खड़ी हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद इफेक्ट्स अगर देखें तो इफेक्ट्स तो ऑब्वियसली क्लियर ही है, क्योंकि एक नॉर्मल सा टॉपिक है जिसके हमें इफेक्ट्स पता ही है। जैसे अगर फर्स्ट इफेक्ट देखें तो इकोनॉमिक इफेक्ट है, जिसमें लो प्रोडक्टिविटी, रिड्यूस डिमांड एंड स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑब्वियसली पॉवर्टी का एक साइड इफेक्ट ये है।
देन उसके बाद सोशल अगर देखें तो माल न्यूट्रिशन, चाइल्ड लेबर, हायर क्राइम रेट, पुअर एजुकेशन आउटकम, ये भी एक इफेक्ट है ऑफ द पॉवर्टी। देन उसके बाद पॉलिटिकल अगर एस्पेक्ट देखा जाए तो पॉलिटिकल इफेक्ट क्या है, सोशल अनरेस्ट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड इवन थ्रेट्स टू डेमोक्रेसी। ठीक है, तो ये किसका रिजल्ट है, ये पॉवर्टी का ही रिजल्ट है। ठीक है, देन उसके बाद साइकोलॉजिकल इफेक्ट अगर देखे जाए तो लॉस ऑफ सेल्फ स्टीम एंड मार्जिनलाइजेशन एंड होपलेसनेस, तो जो सेल्फ स्टीम है उसको बहुत कम कर लेना, जिसकी वजह से सुसाइड भी कर लेते हैं बहुत सारे लोग, एंड मार्जिनलाइज कर समझना अपने आप को, रिच जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो रिच लोग हैं उनसे अलग, मार्जिनलाइज समझना अपने आप को, एक तरीके से हीन भावना में देखना, एंड होपलेस हो जाना कि भाई अब मेरा तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं तो आता है पॉलिसी मेजर्स टू कॉम्बैट पॉवर्टी। तो क्या है पॉलिसी मेजर्स, सबसे पहले डायरेक्ट पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, जिसमें एम्प्लॉयमेंट स्कीम आती है जिसको हम MGNREGA बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बेसिकली क्या है, एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, दैट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, जिसमें क्या कहता है, गारंटी 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज, जो हमारे गांव है, जो हमारा गांव का क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है, उसमें मिनिमम 100 डेज का वेज मिलेगा, ऐसी इस एक्ट में गारंटी है, पर उसको इन्फोर्स कर पाना थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है। देन इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, दैट इज IRDP। ठीक है, जो क्या करता है, प्रोवाइड एसेट एंड क्रेडिट टू पुअर हाउसहोल्ड फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। जो एक आजकल आंदोलन भी एक चल रहा है, एक स्कीम चल रही है, एक लहर चल रही है जिसको बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत, तो उसका एक प्रोसेस है जिसमें वो लोन देते हैं। ठीक है, देन आगे चलते हैं, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन NRLM दैट प्रमोट्स सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर इनकम जनरेशन। ठीक है, तो ऑब्वियसली इट इज ऑल्सो अ सेल्फ हेल्प काइंड ऑफ थिंग। देन उसके बाद आ जाओ तो आता है फूड सिक्योरिटी एंड सब्सिडीज। तो क्या, PDS दैट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंश्योर सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स। ठीक है, तो जो आप लोगों ने सुना होगा राशन की दुकानें हैं, वहां पर क्या होता है, वहां पर सब्सिडी पे फूड ग्रेन्स जो है वो मिलते हैं। देन उसके बाद मिड डे मील स्कीम जो स्कूल्स में चलती है फॉर स्टूडेंट्स जो स्कूल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं तो आता है हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट दैट गारंटीज फूड एज अ लीगल राइट। ठीक है, अगर हम आर्टिकल नंबर 21 को देखें तो किसकी बात करता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, तो राइट टू लाइफ का मतलब क्या है, जिंदा रहने का अधिकार। अगर कोई बंदा खाएगा नहीं तो जिंदा कैसे रहेगा, तो अगर आप टेक्निकली देखो तो ये जो है वो आर्टिकल नंबर 21 का जो है वो सब्सिडरी राइट है। देन उसके बाद सोशल सिक्योरिटी मेजर्स को अगर देखें तो ओल्ड एज पेंशंस, विडो पेंशंस एंड स्कीम्स फॉर डिफरेंटली एबल्ड इंडिविजुअल्स। ठीक है, जो PWD कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए विडोड पेंशंस के लिए एंड ओल्ड एज पेंशंस के लिए स्कीम्स हैं। एंड देन उसके बाद आयुष्मान भारत स्कीम जो कि एक हेल्थ स्कीम है, हेल्थ इंश्योरेंस है फॉर पुअर फैमिलीज। ठीक है, तो ये चीज जो है वो अभी इंट्रोड्यूस करी गई है। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो आती है जन धन योजना, दैट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन थ्रू बैंक अकाउंट्स। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये स्कीम्स है टू ओवरकम पॉवर्टी। एंड देन उसके बाद आ जाओ तो एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट के लिए भी कुछ स्कीम्स हैं, जैसे सर्व शिक्षा अभियान एंड राइट टू एजुकेशन एक्ट, दैट इज फॉर यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, तो जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है हम डिस्कस भी कर चुके हैं डिटेल में, जो कि सबके लिए एजुकेशन की बात करती है फ्रॉम द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। ठीक है, देन उसके बाद ये चीज आप और मेंशन करोगे कि आर्टिकल नंबर 21A से बिलोंग करती है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन उसके बाद स्किल इंडिया मिशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम टू मेक वर्कफोर्स एम्प्लॉयबल। ठीक है, तो जो वर्कफोर्स है उसको एम्प्लॉयबल मतलब वर्क करने के लिए एज तो हो गई है, पर उस पर्सन के पास वो स्किल्स भी तो होनी चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद आता है स्ट्रक्चरल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जिसमें सबसे पहले एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स है, जिसमें इरिगेशन, फर्टिलाइजर्स एंड टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ ईटेबल्स हो पा रहा है। ठीक है, देन उसके बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, स्पेशली स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस SMEs। ठीक है, जिसको बोलते हैं MSME भी बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, इनका हो रहा है ताकि इनको लोन मिले और ये एक तरीके से आत्मनिर्भर भारत के अंदर आ पाए और खुद का प्रोडक्शन बढ़ा सके। एंड देन प्रमोशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू स्टार्टअप इंडिया एंड मुद्रा योजना। ठीक है, तो मुद्रा योजना में क्या मिलता है, लोन मिलता है फॉर स्टार्टअप्स जो कि इंडिया को डेवलप कराने में हेल्प करने वाले। ठीक है, देन आगे चलते हैं टेक्नोलॉजिकल एंड गवर्नेंस रिफॉर्म्स। तो ये क्या है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, दैट इज DBT, वेलफेयर सब्सिडीज ट्रांसफर डायरेक्टली टू बेनिफिशियरीज बैंक अकाउंट टू रिड्यूस करप्शन। ठीक है, तो अब क्या होता है, पहले क्या होता था, कैश उसमें मिलता था, अब क्या होता है, डायरेक्टली बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में आ जाता है, जिसकी वजह से करप्शन जो है वो रिड्यूस हो सकता है, मिनिमाइज हो सकता है। यूज ऑफ आधार फॉर बेटर टारगेटिंग ऑफ स्कीम्स, तो आधार कार्ड जो है वो मैंडेटरी हो चुका है एक तरीके से फॉर ऑप्टिंग फॉर एनी स्कीम।
ठीक है। देन उसके बाद आ जाओ डिजिटल एम्पावरमेंट टू इंप्रूव एक्सेस टू सर्विसेज, ठीक है। तो बेसिकली डिजिटली इंपावर किया जा रहा है चीजों को ताकि जो सर्विसेज है वो हर इंडिविजुअल तक पहुंच सके। देन उसके बाद आ जाओ तो इंटरनेशनल एंड ग्लोबल मेजर्स को अगर देखा जाए तो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ऑब्वियसली मीनिंग यही होता है कि आपके पास अगर मिनिमम चीजें हैं तो मिनिमम चीजों को मैक्सिमम लिमिट तक यूज करके उससे मैक्सिमम आउटपुट क्रिएट कर सको, ठीक है। तो ये क्या है, एम टू एंड पॉवर्टी इन ऑल फॉर्म्स एवरीवेयर बाय 2030, ठीक है। तो हर जगह से हर तरीके की पॉवर्टी को खत्म करने का इनका एम है। एंड देन वर्ल्ड बैंक, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड UNDP प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस फॉर पॉवर्टी एलिवेशन प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो जो पॉवर्टी एलिवेशन मतलब पॉवर्टी को रिमूव करने वाले, उनके स्टेटस को अपलिफ्ट करने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको टेक्निकल असिस्टेंस मिलता है फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, फ्रॉम द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स, ठीक है। देन आगे चलते हैं। अब आता है इवेल्युएशन ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन एफर्ट्स। तो जो पॉवर्टी एलिवेशन एफर्ट्स हैं उसको इवेल्युएट करते हैं कि वो कितने इफेक्टिव है, ठीक है। तो सबसे पहले इनएफिशिएंट टारगेटिंग, बिकॉज दे आर नॉट इफेक्टिव इनफ, बिकॉज दे हैव इनएफिशिएंट टारगेटिंग लाइक बेनिफिट्स रीचिंग नॉन पुअर। तो जो पुअर लोगों को मतलब जो पॉवर्टी से सफर कर रहे हैं उन तक बेनिफिट पहुंचने चाहिए वो पहुंच रहे हैं उनके पास जिनको उनकी जरूरत है नहीं है। लीकेज एंड करप्शन इन वेलफेयर स्कीम्स, ठीक है। तो जो करप्शन है, लीकेज है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो डेवलपमेंट नहीं हो पा रही। एंड देन लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग गवर्नमेंट एजेंसीज, तो कोऑर्डिनेशन की भी कमी है। एंड देन ओवर एम्फेसिस ऑन सब्सिडीज रेदर देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो सस्टेनेबल एम्पावरमेंट करने के बजाय जो सब्सिडीज है उस पर ज्यादा ध्यान है, ठीक है। देन ये है, उसके बाद आगे चलते हैं तो आ जाएगा हमारा दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, एज वेल एज द पॉलिसीज रिलेटेड टू पॉवर्टी, ठीक है। यहां पर एक कंक्लूजन हमारा खत्म हो जाएगा। इसी के साथ हम ये कह सकते हैं कि हमारा फर्स्ट टॉपिक हो गया ऑफ यूनिट नंबर 4 इज ओवर, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल। इंट्रोडक्शन देखें अगर तो एवरी इकोनॉमी एक्सपीरियंस फ्लक्चुएशंस इन इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवर टाइम। ऑब्वियसली जो इकोनॉमी है किसी भी कंट्री की वो फ्लक्चुएट करती रहती है, कभी बढ़ती है, कभी कम हो जाती है, कभी बढ़ती है, कभी कम हो जाती है। तो दैट इज अ साइक्लिक मूवमेंट जिसमें समय के साथ अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, ठीक है। और ये जो अप एंड डाउन होते हैं इन आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, किस किस में, आउटपुट में, एम्प्लॉयमेंट में, कंजम्पशन में और इन्वेस्टमेंट में, ये जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं इन एन इकोनॉमी, इन अ कंट्री, वो क्या होते हैं, वो कही जाती है क्या, बिजनेस साइकिल, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन है, आप याद रखोगे। और ये क्या है, ये रैंडम डिस्टर्बेंस नहीं है बट रीअकरिंग पैटर्न्स है, ठीक है। तो ये रैंडम नहीं है बल्कि रीअकर होता है, पता है अगर डाउन जा रहा है तो अब भी जाएगा और अब जा रहा है तो डाउन भी जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद जो है बिजनेस साइकिल अफेक्ट नॉट ओनली नेशनल इकोनॉमीज बट ग्लोबल मार्केट्स, ठीक है। ऑब्वियसली अगर किसी भी नेशन की इकोनॉमी इफेक्ट हो रही है तो कहीं ना कहीं ग्लोबली वो इफेक्ट आता ही आता है, ठीक है। देन उसके बाद द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस साइकिल इज सेंट्रल टू मैक्रो इकोनॉमिक्स बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द इनस्टेबिलिटी ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज। तो ये बेसिकली जो कंसेप्ट ऑफ साइकिल्स है ये किसका है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का है, ठीक है। देन आगे चलते हैं। अब आ जाओ डेफिनेशन ऑफ बिजनेस साइकिल पे। तो सबसे पहले आपको समझना है कि इसमें कुछ इकोनॉमिस्ट्स हैं जिनकी कुछ डेफिनेशंस हैं ऑफ बिजनेस साइकिल, ठीक है। तो सबसे पहले ऑर्थर बर्न्स एंड वेस्ले मिशेल की डेफिनेशन देखें तो बिजनेस साइकिल आर अ टाइप ऑफ फ्लक्चुएशन फाउंड इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ नेशन दैट ऑर्गेनाइज देयर वर्क मेनली इन बिजनेस एंटरप्राइज, ठीक है। तो जिस नेशन का मेनली बिजनेस एंटरप्राइज में वर्क होता है उसमें जो फ्लक्चुएशंस होती है उसको हम बोलते हैं बिजनेस साइकिल। पर वो फ्लक्चुएशंस क्या है, एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी की है, मतलब पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी को एक साथ स्टडी किया जाएगा। देन उसके बाद इन सिंपल टर्म्स बिजनेस साइकिल रिप्रेजेंट वेव लाइक मूवमेंट्स इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। तो वेव लाइक मूवमेंट्स इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बिजनेस साइकिल कहा जाता है, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं। तो अब आता है फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। ऑब्वियसली किसी भी साइकिल के जो फेज होते हैं वो क्या होते हैं, वो ऑब्वियसली पहला एक्सपेंशन दैट इज बूम और प्रोस्पेरिटी, ठीक है। तो एक्सपेंशन मतलब बढ़ना। एंड देन इसमें क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है, जीडीपी, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है पीक। जब साइकिल कहां पर है, अपने पीक पर है, दिस पॉइंट इज नोन एज पीक पॉइंट। जब वो सबसे ज्यादा ऊपर है उसके बाद वो नीचे आना शुरू करेगी, दैट इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी बिफोर डाउनटर्न। अब इस पॉइंट से क्या होगा, ये नीचे आना शुरू कर देगी, ठीक है। दैट इज द पीक पॉइंट ऑफ द बिजनेस साइकिल। एंड देन उसके बाद आगे चलते हैं। फिर आता है कॉन्ट्रैक्शन दैट इज रिसेशन और डिप्रेशन, जब उसने नीचे आना शुरू कर दिया किसी भी साइकिल ने, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लोज हो जाएंगी, ऑब्वियसली जो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो धीमी हो जाएंगी एंड जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट फॉल होगा, बिजनेस कट प्रोडक्शन होगा एंड अनएम्प्लॉयमेंट जो होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है।
देन उसके बाद आता है ट्रोफ, दैट इज लोएस्ट पॉइंट ऑफ द साइकिल, जो मिनिमम है, जैसे हमने ये डिस्कस किया, ठीक है। तो ये क्या है, ये हाईएस्ट पॉइंट है एंड दिस इज द लोएस्ट पॉइंट, जिसके बाद क्या होगा, राइज होना शुरू हो जाएगा, तो प्राइस स्टेबलाइज हो जाता है, इन्वेंटरीज आर क्लियर्ड एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज इमर्ज, ठीक है। तो जब न्यू अपॉर्चुनिटीज आती हैं तब क्या होती है, बिजनेस साइकिल जो है ऊपर हो जाती है, ठीक है। देन आगे चलते हैं, अब आ जाओ फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल क्या है। फीचर्स सबसे पहले क्या है, साइक्लिकल एंड रिकरेंट, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक साइकिल की तरह है, मतलब डाउन एंड अप डाउन एंड अप डाउन एंड अप, तो एक तरीके से रिपीटेटिव साइकिल है। एंड देन ये क्या है, ये पीरियोडिक नहीं है पर रिपीटिव इन नेचर है। देन उसके बाद ये एग्जांपल है, एक बार देख लोगे आप लोग। उसके बाद वेव लाइक मूवमेंट्स हैं, इसमें वेव लाइक मूवमेंट्स जैसे हमने अभी डिस्कस किया, दीज आर वेव लाइक मूवमेंट्स, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, तो वेव लाइक मूवमेंट्स के अंदर क्या है, बिजनेस साइकिल राइज एंड फॉल लाइक वेव्स इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। तो वेव्स की तरह अप एंड डाउन बिजनेस साइकिल का चलता रहता है। देन यूनिवर्सैलिटी मतलब क्या है, ऑल कैपिटलिस्ट इकोनॉमिस्ट एक्सपीरियंस बिजनेस साइकिल, ठीक है। कोई भी इकोनॉमी हो उसमें बिजनेस साइकिल का फील किया जा सकता है, उसको एक्सपीरियंस किया जा सकता है, ठीक है। इरेगुलरिटी मतलब अनलाइक नेचुरल सीजन्स बिजनेस साइकिल डू नॉट फॉलो फिक्स्ड इंटरवल, ठीक है। तो फिक्स्ड इंटरवल नहीं होता किसी बिजनेस साइकिल का, जिस तरीके से नेचुरल सीजन्स का होता है वैसे बिजनेस साइकिल का फिक्स्ड इंटरवल नहीं होता, ठीक है। देन उसके बाद इसमें एग्जांपल देख लोगे, वन साइकिल में लास्ट 3 इयर्स एंड अनदर 10 इयर्स, तो एक साइकिल हो सकता है 3 साल में हो जाए और एक साइकिल हो सकता है 10 साल का समय लगाए, ठीक है। देन उसके बाद सिंक्रोनाइजेशन अक्रॉस सेक्टर्स को अगर हम देखें, अ बूम इन रियल एस्टेट कैन ट्रिगर डिमांड इन सीमेंट। ऑब्वियसली अगर रियल एस्टेट बूम करेगा, राइज करेगा, अप डाउन अप जाएगा, तो उसके इसमें जो सीमेंट का, स्टील का, बैंकिंग का है, वो क्या होगा, वो ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगा। अब अगर आईटी सेक्टर में स्लो डाउन हो जाए, जिसकी वजह से क्या होगा, एजुकेशन, हाउसिंग एंड कंज्यूमर मार्केट्स जो है वो ऑब्वियसली उस पर इफेक्ट आ जाएगा, एडवर्स इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। देन उसके बाद कम्युनिटी नेचर को अगर देखें तो क्या है, प्रोस्पेरिटी ब्रीड्स ऑप्टिमिज्म, बिजनेस इन्वेस्ट मोर, डिमांड राइजेस फर्दर, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि जो प्रोस्पेरिटी है, जिसकी वजह से क्या होता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है, और अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो क्या होगा, डिमांड जो है वो फिर से वापस बढ़ जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस को देखा जाए, इन अ ग्लोबल वर्ल्ड साइकिल इन वन कंट्री इफेक्ट्स अदर। ऑब्वियसली अगर एक कंट्री जो है जूझ रही है किसी परेशानी से, तो उसका इफेक्ट दूसरी कंट्री पे आएगा ही आएगा, ठीक है। देन आगे चलते हैं, ये हो गया आपका एग्जांपल, व्हेन वन कंट्री इज सफरिंग तो अदर कंट्री विल आल्सो सफर, ठीक है। देन उसके बाद इंपैक्ट ऑन ऑल इकोनॉमिक वेरिएबल्स, तो जो साइकिल है वो आउटपुट को इफेक्ट करती है, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट करती है, ट्रेड, क्रेडिट एंड गवर्नमेंट को जो है इफेक्ट करती है। ऑब्वियसली जब एक साइकिल मूव करती है, तो जब अप टाइम चलता है तो ऑब्वियसली सारी चीजें प्रॉस्पेरस रहती हैं, जैसे ही डाउन टाइम आता है तो उसमें सारी चीजों पे उल्टा इफेक्ट आ जाता है, ठीक है। देन उसके बाद आता है क्या, थ्योरीज ऑफ बिजनेस साइकिल। क्या क्या थ्योरीज हैं, पहला मॉनेटरी थ्योरी, ठीक है। तो ये इकोनॉमिस्ट का नाम है जिन्होंने मॉनेटरी थ्योरी दी थी, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते देखते क्या है, साइकिल्स आर कॉज्ड बाय फ्लक्चुएशंस इन मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, ठीक है। तो ऑब्वियसली इनका ये कहना है कि जो साइकिल्स है वो किसकी वजह से है, मनी फ्लक्चुएशंस की वजह से है, जो कि मनी सप्लाई और क्रेडिट है इन द मार्केट, उसकी वजह से, ठीक है। देन उसके बाद ओवर इन्वेस्टमेंट थ्योरी, देन ओवर इन्वेस्टमेंट थ्योरी क्या कहती है, एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग प्रोस्पेरिटी ऑफन ड्यू टू लो इंटरेस्ट रेट रिजल्ट इन इम्बैलेंस एंड इवेंचुअल डाउनटर्न, ठीक है। तो इनका क्या कहना है कि जब अप वाला टाइम आता है तब उसमें एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या आता है, ड्यू टू लो इंटरेस्ट अगर आया तो उसके इसमें क्या होगा, इम्बैलेंस हो जाएगा और फिर वो रिजल्ट करेगा किसमें, पीक पॉइंट से जाकर के डाउन आने में, ठीक है। देन उसके बाद कीनेशियन थ्योरी को अगर देखें तो साइकिल रिजल्ट्स फ्रॉम वेरिएशन इन एग्रीगेट डिमांड, पर्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट डिमांड, ठीक है। तो केनेशियन स्कूल का ये कहना है जो साइकिल है वो किससे रिजल्ट करती है, फ्रॉम वेरिएशन इन एग्रीगेट डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड, ठीक है। तो इससे इफेक्ट होता है, इससे जो है रिजल्ट होता है एक बिजनेस साइकिल का, ठीक है। देन आगे चलते हैं, अब आता है इनोवेशन थ्योरी दैट इज गिवन बाय दिस इकोनॉमिस्ट, ठीक है। तो बिजनेस साइकिल आर ड्रिवन बाय इनोवेशन सच एज न्यू टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस, ठीक है। तो जो बिजनेस साइकिल है इनका ये कहना है वो किससे ड्राइव होती है, वो ड्राइव होती है न्यू टेक्नोलॉजी, इनोवेशन से, ठीक है, सच एज न्यू टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस, ठीक है। देन उसके बाद साइकोलॉजिकल थ्योरीज को अगर देखें तो क्या आता है, ह्यूमन ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म प्ले रोल इन एक्सपेंशंस एंड कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है। तो एक्सपेंशंस एंड कॉन्ट्रैक्शंस में ह्यूमन ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म जो है वो रोल प्ले करता है इन अ बिजनेस, इन इकोनॉमी, ठीक है। देन उसके बाद मेजरमेंट ऑफ बिजनेस साइकिल को अगर देखा जाए तो क्या है, सबसे पहले इसके 3 इंडिकेटर्स हैं, दैट इज लीडिंग इंडिकेटर्स, दैट इज स्टॉक मार्केट ट्रेंड, बिल्डिंग परमिट्स, इंटरेस्ट रेट। तो ये क्या है, ये प्रेडिक्ट फ्यूचर डायरेक्शन, तो किस तरीके की डायरेक्शन रहने वाली है बिजनेस साइकिल की उसको प्रेडिक्ट करते हैं। देन
कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स को अगर देखें, जीडीपी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, ये क्या है, करंट स्टेट को शो करते हैं, मतलब बिजनेस साइकिल। एंड देन लैगिंग इंडिकेटर्स जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट, कॉर्पोरेट प्रॉफिट, ये क्या है, पास्ट ट्रेंड को कंफर्म करते हैं कि पास्ट में बिजनेस साइकिल किस तरीके की रही थी। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं तो आता है पॉलिसी मेजर्स टू कंट्रोल बिजनेस साइकिल। तो ये है, ये जो है कंट्री बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है तो बिजनेस साइकिल को, ताकि कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक यूज वेरियस टूल्स टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी। क्या क्या टूल्स है, जैसे फिस्कल पॉलिसी जो बनाती है कौन, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो बनाती है फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, देन उसके बाद जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो बनाती है आरबीआई। ये हम दोनों ही चीजें डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल इन आवर प्रीवियस वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाती है और फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, जिसमें टैक्सेस वगैरह किससे कितना लेना है, कैसे क्या लेना है, वो गवर्नमेंट बताएगी। और आरबीआई क्या करेगी, जो बैंक्स हैं उनको किस तरीके से रेगुलेट करना है, उसमें कितना इंटरेस्ट रेट रखना है, कितना नहीं रखना, वो आरबीआई बताएगी। देन उसके बाद ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स क्या है, सर्टेन मैकेनिज्म ऑटोमेटिकली रिड्यूस द इंपैक्ट ऑफ साइकिल। क्या क्या है वो, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, फूड सब्सिडीज, इससे क्या है वो ऑटोमेटिकली जो बिजनेस साइकिल है उसको कंट्रोल किया जाता है। एंड देन ग्लोबल कॉर्पोरेशन को अगर देखें, इन टुडेज इंटरकनेक्टेड इकोनॉमी, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन लाइक G20 मेजर्स ड्यूरिंग 2008 क्राइसिस इज एसेंशियल। तो अगर एक कंट्री डाउन जा रही है तो उसको बाकी कंट्रीज मिलकर के अपलिफ्ट करा सकती है। ठीक है, देन उसके बाद आ जाओ तो केस स्टडीज है। इसमें से आप कोई भी 2-3 केस लॉस या फिर केस स्टडीज अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में पढ़ के मेंशन कर लोगे, हम डिस्कस भी कर चुके हैं कई बार। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड एंड देन आगे चलते हैं थर्ड एंड फोर्थ, टोटल 4 मैंने मेंशन करे हुए हैं। तो इसमें से बेसिकली ये तो इजी है। एंड ग्रेट डिप्रेशन, 2-3 केस लॉस आप जो है मोर देन इनफ है, वो आप मेंशन कर सकते हो। एंड देन फाइनली द कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है, यहाँ पे कंक्लूजन ओवर नहीं होगा, यहाँ पर जो हमारा कंक्लूजन है ये खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ ये टॉपिक भी हमारा ओवर हो गया ऑफ द यूनिट नंबर 4। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन क्या है एक अनएम्प्लॉयमेंट की, वो समझ लेते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल प्रॉब्लम फेस्ड बाय बोथ डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ऐसा नहीं है कि वो डेवलपिंग कंट्रीज में ही है। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है ये दोनों ही टाइप की कंट्री फेस करती है, चाहे डेवलपिंग कंट्री हो या वो डेवलप्ड कंट्री हो। ठीक है, देन उसके बाद इट रिफ्लेक्ट्स the inability of an economy to provide sufficient job opportunities for those willing and able to work। ठीक है, तो बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर एक फेलियर दिखता है, किसी भी गवर्नमेंट का एक फेलियर दिखता है कि भाई जो बंदा वर्क कर सकता है, जो एलिजिबल है, जो चाहता है वर्क करना, फिर भी वो वर्क नहीं कर पा रहा, तो दैट इज अ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी फेलियर, या फिर सफिशिएंट जॉब की अपॉर्चुनिटी ना हो। ठीक है, देन उसके बाद इन इकोनॉमिक टर्म्स अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट जस्ट एन इंडिविजुअल प्रॉब्लम बट ऑल्सो अ मैक्रो इकोनॉमिक इशू। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक एक इशू है जिसको डील करना जरूरी है टू रेज द इकोनॉमी ऑफ अ पर्टिकुलर नेशन। ठीक है, देन उसके बाद कंसेप्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को समझते हैं, तो आगे चलते हैं। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो डिफाइन हो सकता है एज अ सिचुएशन वेयर पीपल हु आर कैपेबल ऑफ वर्किंग, अवेलेबल फॉर वर्क एंड एक्टिवली सीकिंग वर्क। तो इसमें क्या है, 3 कंडीशंस है। पहला, पीपल कैपेबल ऑफ वर्किंग, देन अवेलेबल फॉर वर्क। ऐसा ना हो कि सिर्फ कैपेबल है बस उस काम के लिए अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए, प्लस एक्टिवली सीकिंग द वर्क, जो चाहते हैं कि उनको काम मिले, और उनको अगर फिर भी काम नहीं मिलता तो क्या है, वो प्रॉब्लम है, वो अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली 2 कंसेप्ट आपको समझने हैं, पहला लेबर फोर्स और दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो लेबर फोर्स का मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो एम्प्लॉयड हो चाहे वो अनएम्प्लॉयड हो, ठीक है, चाहे वो एम्प्लॉयड हो चाहे वो अनएम्प्लॉयड हो, वो क्या है, वो लेबर फोर्स का पार्ट है ऑफ अ पर्टिकुलर इकोनॉमी या पर्टिकुलर नेशन। तो वर्किंग एज की जो पॉपुलेशन है वो लेबर फोर्स का पार्ट है। अब अनएम्प्लॉयमेंट कौन है, जो वर्किंग एज का होने के बाद भी जिसके पास जॉब नहीं है, जो लेबर फोर्स का हिस्सा है और जो चाहता है काम करना, एंड एबल टू वर्क, जो कर भी सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाहत है, ऐसा है कि चाहता भी है और कर भी सकता है, पर उसके पास क्या है, वो जॉब नहीं है, तो दैट इज अनएम्प्लॉयड पर्सन। ठीक है, तो ये है इन इकोनॉमिक एनालिसिस फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, इंस्टेड इट मींस एब्सेंस ऑफ इनवॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो जो हम कहते हैं ना फुल एम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जीरो अनएम्प्लॉयमेंट कर दिया। ठीक है, बल्कि इसका मतलब ये है कि जो लोग काम करना चाहते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है, और जो कर सकते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है, जो कर नहीं सकते या करना नहीं चाहते उनको एम्प्लॉयमेंट आपने नहीं दिया, तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो टाइप्स अगर हम देखें
तो सबसे पहले आता है आपका फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो फ्रिक्शनल मतलब क्या है, शॉर्ट टर्म अनएम्प्लॉयमेंट अराइजिंग फ्रॉम टाइम टेकन टू मैच वर्कर्स विद जॉब्स। ठीक है, तो जो शॉर्ट टर्म है, जैसे मान लो एक पर्सन ने लीव किया एक कंपनी को, अब उसकी जो जगह है वो वैकेंट हो गई, अब वैकेंट जगह को फुल करने में जो टाइम लगा, जो मान लो 1-2 महीने का समय लगा, तो दैट इज शॉर्ट टर्म अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, देन उसके बाद स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, कॉज्ड बाय मिसमैचेस बिटवीन स्किल्स ऑफ वर्कर एंड रिक्वायरमेंट ऑफ अवेलेबल जॉब्स ड्यू टू जियोग्राफिक इमोबिलिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट है और जो स्किल्स लोगों के पास है वो डिफरेंट है, वो मैच नहीं कर रहे, तो क्या है, ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, देन आगे चलते हैं। फिर आता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज लिंक टू बिजनेस साइकिल। जैसे बिजनेस साइकिल अप एंड डाउन होती है, वैसे ही क्या है, इंक्रीजेस ड्यूरिंग रिसेशन एंड फॉल्स ड्यूरिंग बूम। ठीक है, तो जब बिजनेस बढ़ता है तो एम्प्लॉयमेंट कम, जो एम्प्लॉयमेंट रेशियो है वो बढ़ जाता है, मतलब लोग एम्प्लॉयड ज्यादा होते हैं। अब बिजनेस अगर डाउन होगा तो ऑब्वियसली उसको छटनी करनी पड़ेगी, और जब वो छाटेगा तो उस केस में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, देन सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, रिलेटेड टू सीजन डिमांड फॉर लेबर, कॉमन इन एग्रीकल्चर, टूरिज्म एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो जो कंस्ट्रक्शन, टूरिज्म, एग्रीकल्चर वाली जो फील्ड है उसमें सीजनल एम्प्लॉयमेंट होता है। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं, तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, मोर पीपल आर एम्प्लॉयड देन रिक्वायर्ड फॉर अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो ज्यादा लोग एम्प्लॉय हो जाएं अगर एक पर्टिकुलर स्टेज पे जितना रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा। ठीक है, कॉमन इन रूरल एग्रीकल्चर इन डेवलपिंग कंट्रीज, तो ऑब्वियसली वहां पे क्या होगा, वहां पे एक्सप्लॉयटेशन होगा ही होगा। एंड देन टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू ऑटोमेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जिसको हम बोलते हैं एआई आ रहा है तो बहुत सारे लोगों की जॉब खाएगा, तो उसकी वजह से क्या है, टेक्नोलॉजिकल ऑटोमेशन की वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब जाने वाली है। ठीक है, देन एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, सिचुएशन वेयर एजुकेटेड इंडिविजुअल्स फेल्ड टू फाइंड जॉब्स मैचिंग देयर क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो जहां पर एक हाईली क्वालिफाइड पर्सन है, डिग्री लेकर रोड पे घूम रहा है क्योंकि उसको जॉब नहीं मिल रही उसके लेवल की, तो दैट इज अ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। ठीक है, देन कॉजेज अगर देखें तो क्या है, सबसे पहला लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, तो ऑब्वियसली जब कैपिटल फॉर्मेशन लो रेट पे होगा तो कहां से एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जाएगा। ठीक है, इन डेवलपिंग इकोनॉमीज इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट लिमिट्स जॉब क्रिएशन, तो अगर कोई डेवलपिंग इकोनॉमी है जैसे इंडिया, उसमें अगर इन्वेस्टमेंट इनएडिक्वेट होगी, लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, तो जिसकी वजह से क्या होगा, जॉब क्रिएशन जो है वो कम हो जाएगा। देन पॉपुलेशन ग्रोथ, अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी जिसकी वजह से क्या होगा, जॉब क्रिएशन डिफिकल्ट हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा। एंड देन एग्रीकल्चर डिपेंडेंस, देन इसमें क्या है, हैवी रिलायंस ऑन सीजनल एग्रीकल्चर रिजल्ट्स, जिसकी वजह से जॉब सीजनल तो होगी पर हर सीजन में हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, देन आगे चलते हैं। अब आता है इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, तो अगर इंडस्ट्रियल बैकवर्ड होगी, लैक ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज नहीं है तो लार्ज स्केल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैसे हो सकता है। एंड देन टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, ऑब्वियसली अभी हमने डिस्कस किया एआई वाला एस्पेक्ट, जब टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी तो उस केस में क्या होगा, जो ह्यूमन लेबर है, जो वर्क फोर्स है, वो कम की रिक्वायरमेंट होती जाएगी। एंड देन साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस, इकोनॉमिक डाउनटर्न, रिड्यूस डिमांड फॉर गुड्स लीडिंग टू ले ऑफ। ठीक है, तो जो आप लोग सुनते होंगे कि फला कंपनी ने ले ऑफ कर दिया, उसने ले ऑफ कर दिया, उसकी वजह से क्या है, समझ जाओ कि उसकी जो इकोनॉमिक साइकिल है वो डाउन में जा रही है। ठीक है, देन उसके बाद मिसमैच ऑफ स्किल्स, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन एजुकेशन डज नॉट अलाइन विद मार्केट रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है, कहा जाता है ना कि आपको वही पढ़ना चाहिए जो मार्केट में इस समय रिक्वायरमेंट में है। ठीक है, तो आप अगर अपडेटेड नहीं रहोगे, टच में नहीं रहोगे, तो आप क्या हो जाओगे, वो मिसमैच ऑफ स्किल्स हो जाएगा कि जो चाहिए वो आपके पास है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, देन आगे चलते हैं। अब आता है थ्योरीज एंड इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले समझते हैं क्लासिकल व्यू, तो ये क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट का व्यू है, दैट इज अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। ठीक है, unemployment cannot exist in long run because wages and prices are flexible. If there is unemployment, wages will fall, encouraging employers to hire more workers, restoring full employment. इनका ये कहना है कि लॉन्ग रन में कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट सस्टेन नहीं कर सकता, बिकॉज लॉन्ग रन में अगर करेगा सस्टेन तो क्या होगा, जैसे मान लो कोई पर्सन है जो हाईली क्वालिफाइड है पर उसको जॉब नहीं मिल रही, ऐसे बहुत सारे लोग हो गए जब, तो क्या होगा, वेजेस क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो कम पैसों पे काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे, और जैसे ही वो कम पैसों पे काम करने के लिए रेडी होंगे, वेजेस क्या होगा, सबका एक मार्केट स्टैंडर्ड हो जाएगा डाउन, और जैसे ही डाउन होगा वहां पर जो एम्प्लॉयर है, जो पैसा दे रहा है, उनको सैलरी दे रहा है, वो एक की जगह पे 2 लोगों को हायर कर पाएगा, और जैसे ही ज्यादा लोगों को हायर करेगा फिर से क्या होगा, जो रिस्टोर हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट का वही लेवल जो पहले था। ठीक है, इसलिए लॉन्ग रन में जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा देर सस्टेन नहीं कर सकता। देन कीनेशियन व्यू को अगर देखें तो कीनेशियन व्यू चैलेंज क्लासिकल थ्योरी, आर्ग्यूइंग दैट इकोनॉमीज कैन सफर
फ्रॉम परसिस्टेंट इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो इनका ये कहना था कि अगर एग्रीगेट डिमांड नहीं बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट क्यों कोई बढ़ाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर कंपनी को एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं उसका प्रोडक्शन भी तो बढ़ेगा। अगर वो 10 बंदों को हायर कर रहा है 5 की जगह पे, तो 10 बंदे मिलकर काम भी तो ज्यादा करेंगे ना। तो अगर एग्रीगेट डिमांड ही नहीं बढ़ेगी तो क्या फायदा है एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने का, जिसकी वजह से लॉन्ग रन में भी किनेशियन स्कूल का यह कहना था, जिसकी वजह से लॉन्ग रन में भी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो रह सकता है जब तक एग्रीगेट डिमांड नहीं बढ़ेगी तब तक, ठीक है। इवन इफ वेजेस फॉल डिमांड में नॉट राइज इनफ टू एब्जॉर्ब अनएम्प्लॉयड लेबर, ठीक है। तो डिमांड अगर अब ज्यादा नहीं बढ़ेगी तो जो अनएम्प्लॉयड लेबर है तो उसको एब्जॉर्ब कैसे किया जाएगा। मान लो फालतू में प्रोडक्शन हो रहा है तो ऑब्वियसली जो एम्प्लॉयर है वो भी उतने भी पैसे बचाना ही चाहेगा, क्योंकि उसको सैलरी तो देनी पड़ रही है। तो अब वो उसको क्या करेगा, वो कट आउट करेगा, और जब तक एग्रीगेट डिमांड नहीं बढ़ेगी तब तक वो उतने एम्प्लॉयज को नहीं रखेगा, ठीक है। देन उसके बाद मॉडर्न इंटरप्रिटेशन को देखें तो क्या है, इंट्रोड्यूस द कांसेप्ट ऑफ नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अ लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दैट एग्जिस्ट व्हेन लेबर मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम। तो इनका ये कहना है जब लेबर मार्केट जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे है, तब भी अनएम्प्लॉयमेंट जो है होता है और वो एग्जिस्ट करता ही रहेगा, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं। इनका अटेम्प्ट क्या था, अटेम्प्ट टू पुश अनएम्प्लॉयमेंट बिलो दिस नेचुरल रेट दो इन्फ्लेशनरी पॉलिसीज आर अनसस्टेनेबल, ठीक है। तो इनका ये कहना था कि जो इनका अटेम्प्ट था वो ये कहना था कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो इस रेट से नीचे ही रहेगा, और जो इन्फ्लेशनरी पॉलिसीज है, मतलब जो महंगाई वाली पॉलिसीज है, जो चीजों को मेंटेन करने के लिए जब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन किया जाता है चीजों को कंट्रोल करने के लिए, तब भी ये अनएम्प्लॉयमेंट वाला रेशियो रह ही जाएगा, ठीक है। देन मार्क्सियन व्यू को देखें तो कार्ल मार्क्स का क्या था, सॉ अनएम्प्लॉयमेंट एज अ फीचर ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्या है, कैपिटलिज्म का एक फीचर है, ठीक है। द रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर दैट इज अनएम्प्लॉयड वर्कर्स, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयड वर्कर्स क्या है, रिजर्व्ड आर्मी है। जैसे हमारे पास होता है ना कि रिजर्व बटालियन, वैसे ही रिजर्व्ड आर्मी है फॉर अ कैपिटल, ठीक है। देन was necessary for capitalist to suppress wages and maintain profit, ठीक है। तो जो कैपिटलिस्ट हैं, मतलब जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको ये जरूरी है कि कुछ लोग अनएम्प्लॉयड रह जाएं ताकि वो एक तरीके से वेजेस को कंट्रोल कर सके, रेगुलेट कर सके, ये कह के कि भाई बहुत सारे लोग खड़े हैं, अगर तुम्हारी इतनी डिमांड है मैं तुम्हें निकाल दूंगा जॉब से, ठीक है। तो उससे क्या होगा, प्रॉफिट मेंटेन रहेंगे, प्लस जो वेजेस हैं वो सप्रेस रहेंगे, मतलब कंट्रोल में रहेंगे। देन उसके बाद मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को अगर देखा जाए कैसे करते हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज इक्वल टू अनएम्प्लॉयड पर्संस डिवाइड बाय लेबर फोर्स इनटू 100। अब दोनों की हमने डेफिनेशन पढ़ी, लेबर फोर्स में दोनों आते हैं, एम्प्लॉयड एज वेल एज अनएम्प्लॉयड, तो उनका जो सम है उसको आप रखोगे डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में क्या रहेगा, अनएम्प्लॉयड पर्संस, और इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकाला जाएगा। अब इसमें क्या है, यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस दैट इज एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट ओवर अ ईयर, ठीक है। देन करंट वीकली स्टेटस, employment in the preceding week, and current daily status that is day to day employment status। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं by putting the values, ठीक है। देन उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को देखें तो सबसे पहले आता है इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज, ये हम ऑलमोस्ट डिस्कस कर चुके हैं, लॉस ऑफ जीडीपी, ठीक है। देन लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ऑब्वियसली रिड्यूस सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ऑब्वियसली जब एम्प्लॉयमेंट ही नहीं होगा तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट का तो सवाल ही नहीं होता, एंड वेस्टेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल, ऑब्वियसली लोग कम रेट पे काम करने को तैयार हो जाएंगे, ठीक है। एंड देन आगे चलते हैं। सोशल कॉन्सिक्वेंसेस को अगर देखा जाए तो पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, फ्रस्ट्रेशन एंड सोशल अनरेस्ट, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, एंड राइज इन क्राइम एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज। तो बेसिकली आपका पॉवर्टी वाले सेक्शन से ही सारी चीजें मैच कर रही हैं इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। देन पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस को देखें तो इनस्टेबिलिटी, प्रोटेस्ट, लॉस ऑफ ट्रस्ट इन गवर्नमेंट एटसेट्रा, ये इसका आउटकम रहेगा इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। एंड देन उसके बाद अगर देखें तो पॉलिसी मेजर्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, सबसे पहला फिजिकल पॉलिसी, जहां पर गवर्नमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस करती है, वो स्पेंड करती है, वो खर्चा बढ़ाती है किस पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ताकि लोगों को नौकरी मिल सके, सब्सिडीज बढ़ाती है इंडस्ट्रीज में ताकि उनका फालतू का खर्चा थोड़ा सा रुके और वो खर्चा लेबर पे करें उनको हायर करने में, ठीक है। तो ये बेसिकली फिजिकल पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इंट्रोड्यूस करती है, ठीक है। देन आगे चलते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी अगेन आरबीआई आ जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फिर जिसको बोलते हैं सेंट्रल बैंक, वो इंट्रोड्यूस करती है, जिसमें वो क्रेडिट सप्लाई करती है किसको, एंटरप्रेन्योर्स को, ताकि वो क्या कर सके, बिजनेस को राइज कर सके और लोगों को हायर कर सके, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस को भी ये करती है, ठीक है। देन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो कि आप लोगों ने सुना होगा, आजकल चल रहा है, स्किल डेवलपमेंट के सेंटर्स खुले हुए हैं, ठीक है। तो वो क्या है, वो एजुकेशनल रिफॉर्म्स है, बेसिकली प्रैक्टिकल स्किल रिफॉर्म्स है, ताकि लोग सिर्फ एजुकेशन नहीं बल्कि थ्योरेटिकल नहीं बल्कि प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन भी रखें, ठीक है। देन प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, तो इसको प्रमोट करती है बाय गिविंग क्या, लोन्स, ठीक है।
देन उसके बाद एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स जो है उसको करा जा रहा है, वो भी हम डिस्कस कर ही चुके हैं। डाइवर्सिफिकेशन, इरिगेशन, स्टोरेज एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज टू रिड्यूस सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में जनरली क्या होता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, तो उसको कम करने के लिए एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स भी किए जा रहे हैं। ठीक है, देन टेक्नोलॉजिकल एडाप्शन विद ट्रेनिंग, तो टेक्नोलॉजी को अडाप्ट करना और उसके लिए ट्रेनिंग देना, ताकि टेक्नोलॉजी के आने के बाद भी लोग जो है एम्प्लॉयड रहें। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं। फिर आता है आपका एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स को लॉन्च करना, जो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन, जिसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बोलते हैं, आत्मनिर्भर भारत, वो सारी चीजें। ठीक है, इसी के साथ हमारे टॉपिक खत्म हो जाएगा। फाइनली द कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है, तो इस कंक्लूजन को यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा, ये कंक्लूजन यहाँ पे हमारा खत्म हो जाएगा ऑफ दिस टॉपिक। इसी के साथ हमारी यूनिट नंबर 4 ऑफ द इकोनॉमिक्स इज ओवर। इसी के साथ इकोनॉमिक्स का सिलेबस भी खत्म हो जाता है। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स।